हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आ रही है? अगर इफ आई एम ऑडिबल प्लीज कंफर्म, राइट? हाँ जी, okay, so we'll start the class. Just a minute please. Just a minute, we'll start. Okay, all right. So hope I'm visible and audible to everyone. And so आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हमने पहले भी डिस्कशन किया है और आई थिंक 15 सवाल भी हमने किए थे, जिसमें हमने लाइंस की इक्वेशंस वगैरह वगैरह की चर्चा करी थी। हेलो प्रतीक। सो कुछ क्वेश्चंस इसमें बाकी रह गए थे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आज कर पाएँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी कंप्लीट कंटेंट है, आई थिंक 2 क्लासेस अगर आपने पहले की नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी प्रोफाइल में जाकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उन दोनों क्लासेस को 100% ज़रूर देखिएगा। इससे फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि आपको पूरी सब्जेक्ट क्लैरिटी जो है ना, वो तभी मिलेगी। तो ये क्लास तो अटेंड करना ही करना है। जो पहले की 2 क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, वो इस क्लास के बाद जाके उन दोनों क्लासेस को देख लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम की चीज़ क्या होती है, कैसे लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं सवाल पे ही ले चलूंगा आपको, तो गौर से देखिएगा। अनअकैडमी में एक बेटा ऑफर चल रहा है अभी, और उसमें अप टू 50% आपको अनअकैडमी एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन पे ऑफ भी मिल रहा है। तो आपको 24 महीने की जो वैलिडिटी है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की एसएससी की, वो 4,275, और 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 2,850 रुपये में मिलता है। देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन की खास बात मैं बता देता हूँ, ये है कि इसमें आपको बस एक बार पेमेंट करना है। जैसे मान लिया आपने 2850 का पेमेंट कर दिया, तो इसके बाद आपको अगले 1 वर्ष तक जितने भी लाइव बैचेस आएंगे उनका एक्सेस सारा मिल जाता है। प्लस इसमें बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी पहले से पड़े हैं, तो उनका एक्सेस आपको मिल जाता है। तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी को जिस मोड से करना चाहते हैं, सेल्फ पेस, लाइव क्लासेस, सब कुछ मिल जाता है। मेरे बैचेस की अगर बात करूं तो मेरा अर्जुना फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा इसमें। तो अर्जुना फाउंडेशन बैच आपका बेसिक बैच होता है सीजीएल 2024 के एग्जाम के लिए। लक्ष्य बैच एक है, लक्ष्य बैच मैं फिनिश करा चुका हूँ, उसकी आपको ऑलरेडी वीओडी मिल जाएगी। तो अगर आपको केवल प्रैक्टिस बैच देखना है तो आप लक्ष्य देख सकते हो, बाकी अर्जुना आप लाइव अटेंड कर सकते हो। और जो भी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, सारे सब्जेक्ट्स आपको इस सब्सक्रिप्शन के भीतर मिलते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है 2 साल का सब्सक्रिप्शन, बट अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। कोड यूज करिए एग्जामो, इससे आपको जो भी ये डिस्काउंट ऑफर मैंने आपको बताया है, ये डिस्काउंट ऑफर आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी डिस्काउंट ये एप्लीकेबल है, ये कोड लगाने के बाद ही, तो आप एग्जामो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर को एवरी संडे अनअकैडमी आपका फ्री टेस्ट कराती है, और इस 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एक ऑल इंडिया फ्री टेस्ट हो रहा है एसएससी एग्जाम्स के लिए। इसमें एक्साइटिंग रिवार्ड्स हैं आपके। जो टॉप 10 रैंकर्स हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के, उनको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। 100 जो लकी विनर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे 100% ये फ्री टेस्ट है, तो इसमें आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। तो 11 बजे आप दे सकते हैं। तो अनअकैडमी ऐप पर जाके आप इस टेस्ट सीरीज को रजिस्टर कर सकते हैं। नए बैचेस ये स्टार्ट हो रहे हैं 26 अक्टूबर को। ये रैंक ऑल इंडिया रैंकर्स बैच की नई साइकिल शुरू हो रही है, जो एसएससी 2024 के एग्जाम को टारगेट करती है। इसमें मेरा मैथ्स का कोर्स आप देख सकते हो, बाकी सारे टीचर्स भी इसमें पढ़ा रहे हैं। हर हफ्ते टेस्ट होता है, तो 29 अक्टूबर को भी 11 बजे एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा। ये सारे मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए वीकेंड में। जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीर बैच भी है, वो 26 अक्टूबर 2023 को शुरू हो रहा है, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और लेट अस बिगिन
द क्लास टुडे एंड विद द कंटेंट। तो हमने शायद 15 क्वेश्चन कर लिए थे जहां तक मुझे याद है। अगर कोई क्लास में रहा हो पिछले तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। 14 सवाल हो गए थे, 15 नहीं हुए थे। 15वां सवाल हमें करना है। तो देखिए जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट बताना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन लाइन फ्रॉम पॉइंट 0,5। तो बिंदु 0,5 से रेखा, इस रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करिए, यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो कहानी क्या है कि हमारे पास कोई एक लाइन है ऐसी, और इस लाइन पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, लेट्स से 0,5। यहाँ पर वो पॉइंट है 0,5। तो मैंने यहाँ पर लिखा पॉइंट। एक मिनट, फिर से मैं पहले लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन हो गई, और फिर मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ P, और वो पॉइंट है 0,5। और इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस प्रकार से। तो ये जो परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है इसका x और y एक्सिस का, ये मुझे निकालना है। और ये लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इसको मैं प्रॉपर निकालने का तरीका तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सबसे पहले। कि सवाल को करने का जो सबसे छोटा तरीका हो सकता है, जो सवाल में चल जाए, वो ये है कि जो भी ये पॉइंट होगा वो पॉइंट इस लाइन पे जरूर होगा, 3x माइनस 4y माइनस 5। तो जो पॉइंट है वो इस लाइन पे जरूर होगा। तो ये जो पॉइंट है मेरा 0,5, और ये जो पॉइंट है ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में मैं ये जरूर रख के देखूं सारे ऑप्शंस को कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को, यानी वही पॉइंट इस लाइन पे होगा तो वही आंसर हो सकता है। अगर दो करेंगे तब मुझे जाके आगे का काम भी करना पड़ेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, वरना काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये वैल्यू है 3,3 आप रखो यहाँ पर। अगर आप 3,3 रखोगे तो देखो क्या होगा, 3,3 रखने पे ये बनेगा 3 × 3 माइनस 4 × 3 माइनस 5। क्या ये जीरो है? ये जीरो नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे ये गलत है, क्योंकि लंब पाद जो होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो इस लाइन पे जरूर होगा। फिर हम कहेंगे भाई 2,3 रखते हैं। अगर हमने 2,3 रखा तो देखिए वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आएगी 3 × 2 माइनस 4 × 3 माइनस 5। ये 3 दूनी 6 है, ये भी आपका जीरो नहीं बन रहा है। फिर हम कहेंगे 3,1 की बात करते हैं, तो ये बनेगा 3 × 3 माइनस 4 × 1 माइनस 5। क्या ये जीरो आ रहा है? यस। तो ये उत्तर हो सकता है, अभी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि यही उत्तर है। मुझे 3,2 रख के देखना है। अब अगर 3,1 सेटिस्फाई हो गया तो 3,2 डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी जीरो के बराबर नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो तीन ऑप्शन जो हैं, ये और ये, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं। और अगर ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वही करेक्ट होगा। तो मेरा सही उत्तर क्या हो गया? 3,1। और 3,1 मुझे कहाँ दिया है? ऑप्शन सी। तो ये एक तरीका हुआ है सवाल को करने का कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की जो वैल्यू ऑप्शंस में दी है वो मैं निकाल लूं और मैं इसमें रख दूं, और वो वैल्यू मुझे कैलकुलेट होकर मिल जाएगी, वही मेरा आंसर है। अब मैं आता हूं और मैं नेक्स्ट चीज की बात करूंगा, और वो नेक्स्ट चीज क्या है, जरा गौर से इसको समझते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि दूसरा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है। आप कहोगे कि मान लिया सर दो ऑप्शन ऐसे आ जाएं जो इक्वेशन में सेटिस्फाई होंगे। अगर दो ऑप्शन इक्वेशन में सेटिस्फाई होंगे तो इसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें बताने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बहुत गौर से देखिएगा बेटा, अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएंगे इसमें तो हमें करना क्या पड़ेगा, फिर हमें किसी भी प्रकार से हमें प्रॉपर तरीका अपनाना पड़ेगा। तो दो अल्टरनेटिव्स और क्रिएट होते हैं कि यार या तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख लें और फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें कि कहां पर काटेंगी, या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे तो उन दोनों पॉइंट का इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्लोप यानी प्रवणता निकाल लें। और इस लाइन की स्लोप मुझे पता है, इस लाइन का स्लोप क्या है, यह है 3/4 माइनस एक्स का कॉफिशियंट बटे वाई का कॉफिशियंट। तो -3/-4 3/4 बनेगा। अगर ये 3/4 बनेगा तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, इसका स्लोप होना चाहिए -4/3। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उनके स्लोप्स यानी प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर दो पॉइंट सेटिस्फाई करते तो हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते थे कि वो पॉइंट यहाँ लिखते। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि दो पॉइंट्स अगर मुझे दिए हों तो उनका स्लोप कैसे निकालते हैं। उनका स्लोप निकलता है कि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का अंतर
बटे दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर से स्लोप निकलता है। तो वहां से फिर हम एक ये मैचिंग कर सकते थे। एक तीसरा तरीका जो हम अपना सकते हैं वो ये है कि देखो मुझे एक पॉइंट पता है और मुझे स्लोप पता है, तो अब तीसरे तरीके पे आते हैं। तो मुझे बेसिकली अभी मैंने बताया कि जो लाइन मुझे -4/3 का स्लोप दे रही है, क्योंकि अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इसके ऊपर, तो मैं कहूंगा वो लाइन 0,5 से पास होगी या नहीं होगी। यस, तो कैसे बोलूंगा मैं कि वो लाइन मेरी 0,5 से पास होगी और उसकी प्रवणता यानी स्लोप क्या है, -4/3 है, और वो 0,5 से क्या हो रही है, पास भी हो रही है। तो स्लोप और एक कोऑर्डिनेट अगर दिया हो तो हम लाइन की इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं वो लिख लेते हैं। तो वो होता है आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा होता है। तो y माइनस वाई वन कितना है, 5 है। m यानी स्लोप यानी प्रवणता -4/3 लिखो, और x माइनस एक्स वन आपका x माइनस 0 हो गया। यहां से मैं लिखूंगा y माइनस 5, मतलब एक तरह से पूरी इक्वेशन बनाओ यहां से। ये इक्वेशन आपकी बनेगी 3y प्लस 4x माइनस 15 बराबर 0। तो बेसिकली हुआ क्या कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, परपेंडिकुलर लाइन की, 3y माइनस 4x माइनस 15 बराबर 0। मैं यहां लिख रहा हूं 3y माइनस 4x माइनस 15 बराबर 0, और एक इक्वेशन मेरी है 3x माइनस 4y माइनस 5, 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को सॉल्व करूंगा तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही आंसर है, राइट। तो जो कोऑर्डिनेट आपका 3,1 आया वो इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप देख लो करके चाहो तो। आप इस इक्वेशन को 4 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, तो यहाँ y बना 12y, यहाँ y बना 3 चौके 12y, कट जाएगा। तो वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, -4 × 4 16x माइनस 15 चौके 60 बराबर 0। 3 से काटेंगे तो ये बनेगा 3 त्रिका 9x माइनस 3 चौके 12 y, वो तो कट ही गया, और ये आपका वैल्यू कितना है, माइनस में 5 है, तो ये 5 3 15 बन जाएगा एक तरह से ऐसा। तो मैं लिख रहा हूँ ये बना आपका 9x माइनस 15 बराबर 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बनेगा -7x, और ये वैल्यू आपकी बनेगी -75, ऐसा आ रहा है, इज इक्वल टू 0। कुछ गलत लिखा है क्या इक्वेशन मैंने, कुछ गलत लिखी है इक्वेशन मैंने, राइट। इक्वेशन में कुछ गलत, सर 4x प्लस में होगा ना, हाँ मुझे भी लग रहा है कि कुछ गलत लिखा है। अच्छा यहाँ 4x प्लस में 3y प्लस 4x है ना, तो इसको 4x कर देते हैं प्लस में, राइट। 4 चौके 16x, अब ठीक है। तो 16 और 9 कितना बनेगा, 25x बन जाएगा ये। तो ये वैल्यू आपकी होगी 25x, ओके। ये वैल्यू हमारी होगी 25x यानी 25x माइनस 75 बराबर 0 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, राइट। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 के बराबर हो गई। तो x आपका 3 आ गया। अब x आपका 3 यहाँ रख दो, तो ये बनेगा 3y प्लस 4 3 12 माइनस 15 बराबर 0। और अगर मैं यहाँ से 3y की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू कितनी है, ये आपकी ये 3 आ गई, तो y की वैल्यू हमारी सॉल्व होकर 1 आ गई, ठीक है। y हमारा 1 आ गया। तो ये तरीका है, बट देखो ये लंबा तरीका है, मतलब आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं सीधे कोऑर्डिनेट रख के देखने की, तो वो सरल तरीका है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रही है मेरी बात आपको। छठवां सवाल देखते हैं कि दो लाइंस दी हैं मुझे और उन दोनों लाइंस के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख के आपको बताया था। ये दोनों लाइंस देखो पैरेलल हैं, राइट। पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी जब भी निकालनी होती है तो क्या करना होता है आपको, आप लिखिए 5x प्लस 12y प्लस 13 बराबर 0, और दूसरे को आप ऐसे लिखिए 5x प्लस 12y माइनस 10 बराबर 0, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए गौर से क्या करना है हमें, जब भी आपको इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी निकालनी हो तो इसको हम बोलते हैं C1, ये वैल्यू हमारी C1 है, और ये वैल्यू हमारी क्या है, C2 है। ये हमारी C1 और C2 हो गई, यस। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ एक काम करना है, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ, ये a होता है और ये b होता है, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो C1 माइनस C2 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 23 बटे 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर कितना हो गया, 13। तो ये 23 बटे 13 आपकी वैल्यू आ रही है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा।
कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको ट्राइंगल के इन सेंटर का, और आपको ट्राइंगल आपको यहाँ प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, उस कॉन्सेप्ट को गौर से देखिएगा, और वो है कि इन सेंटर का फॉर्मूला कैसे होता है। राइट, तो देखिए जरा ध्यान से, मैं यहाँ पर इन सेंटर का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ए है हमारा x1 कमा y1, बी हमारा है x2 कमा y2, राइट, और सी हमारा क्या है x3 कमा y3। ये हो गया। तो अगर ये मेरा कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और मुझे इसके लेट से नहीं, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 बलराम इन सेंटर का नहीं होता है, तो वो आपका गुरुत्व केंद्र का होता है, जिसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। ए के अपोजिट भुजा को मैं ए बोलूंगा, बी के अपोजिट भुजा को मैं बी बोलूंगा, सी के अपोजिट भुजा को अगर मैं सी बोलता हूं, और मुझे इन सेंटर के मान लिया कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखना होता है। ये होता है आपका ए एक्स वन प्लस, देखना ध्यान से, ए एक्स वन, ए को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और c को हम क्या करेंगे, ये c है, इसको हम x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी आएगा। यहां जाएंगे, यहां पर वैल्यू हमारी आएगी ax1, यहां y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y1 y2 y3 होगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? तो ये हमारे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, इन सेंटर के हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या करना है, जो सवाल है उस सवाल को करते हैं। तो अगर आप इस सवाल में जाओगे तो आप कहोगे मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए, तो पहले मुझे भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। ये बात का ख्याल रखना है सभी को कि हमें भुजाएं क्या करनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। तो निकालो भुजा पहले, सबसे पहले तो आप कहोगे ये हमारा पी पॉइंट है जो कि है 2 कामा -1, ये क्यू पॉइंट है जो हमारा है 2 कामा 2, और ये हमारा आर पॉइंट है जो है -1 कामा 2। पी क्यू की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगी जरा बताओ? तो आप कहोगे ये पी क्यू है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बनेगा। तो अगर आप पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे तो रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी 3 हो गई। पी क्यू के बाद हम बात करेंगे पी आर की, तो पी आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आपका बन जाता है वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 3√2। पी क्यू पी आर के बाद यहाँ पर है आपका क्यू आर, तो क्यू आर की जो वैल्यू आने वाली है वो गौर से देखिएगा, ये आपके आने वाली है 3 स्क्वायर, यानी 3 आ जाएगा ये भी। तो आप देखोगे कि आपका जो ट्राइंगल हुआ ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये जनरल फॉर्मूला है, ये तब यूज करो जब ट्राइंगल कोई स्पेशल ट्राइंगल ना हो। जैसे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लिया समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में फिर हमें क्यों अप्लाई करना है ये फॉर्मूला? नहीं लगाना है। क्यों लगाना है? नहीं लगाना है। मान लिया आपका जो त्रिभुज है वो राइट एंगल आ गया, जैसे राइट एंगल कैसे पता लगा, ये मुझे समकोण त्रिभुज कैसे मालूम चला? देखो, समकोण त्रिभुज मुझे ऐसे पता लगा कि ये 3 है और ये 3 है और ये वैल्यू आपकी 3√2 है, तो ये वैल्यू समकोण त्रिभुज हुई कि नहीं हुई? यस। तो समकोण त्रिभुज में इन सेंटर का एक स्पेशल फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? लेकिन वो ज्योमेट्री में अप्लाई होता है, यहां नहीं होता है। वो ज्योमेट्री में अप्लाई होता है, मतलब ज्योमेट्री में तो फॉर्मूला होता है p प्लस बी माइनस h/2, बट हमें वो इन रेडियस निकालने में यूज करते हैं। ये इन रेडियस थोड़ा ना निकालना है, हमें तो इन सेंटर निकालना है। तो जब आपने ये लिख भी लिया तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। इक्विलेटरल होता तो बात अलग थी, तब तो हम सेंट्रॉइड यानी गुरुत्व केंद्र निकालते और कहते वही हमारा इन सेंटर भी है। तो यहां मैं लिख रहा हूं 2 कामा -1, यहां मैं लिख रहा हूं 2 कामा 2, ये क्यू की वैल्यू हो गई, और यहां पर वैल्यू हो गई -1 कामा। फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू निकालो। तो आप कहोगे देखो इस 2 को मुझे 3 से गुणा करना है, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं अगर, तो ये 2 × 3 बनेगा 6 लिखेंगे यहाँ पर। इस 3 को मैं -1 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू -3 बनेगी। ये 3√2 को 2 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू हमारी 6√2 बनेगी, डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा? 3 × √2 + 2 ऐसा बनेगा।
ओके, या हम 6+3√2 लिखते हैं, नीचे ऐसा ही लिखा हुआ है हर जगह। तो 6+3√2 आपका बनेगा, कॉमा। दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज जो मुझे दी हुई है, गौर से इसको देखिएगा, बहुत गौर से देखना है हमें। तो वो वैल्यू किसके बराबर है? वो वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट्स में ही काम करना है। 3 को 1 से गुणा करेंगे -3 बनेगा, ठीक। फिर इस 3 को -1 से गुणा करेंगे, यहां भी -3 बनेगा, नहीं वाई कोऑर्डिनेट है, सॉरी। तो 3 इंटू -1, 3√2 इंटू 2, 3√2 इंटू 2 आपका हो गया 6√2, ठीक है। 3√2 इंटू 2, और ये हो गया आपका 3 इंटू 2, 6 बटे 3, 3 6 प्लस 3√2, ठीक। यहाँ पर वैल्यू हो गई। अब इधर आओ, 6 में 3 गया 3, तो ये हो गया 3 + 6√2 डिवाइडेड बाई 6 + 3√2, कॉमा 3 + 6√2 डिवाइडेड बाई 6 + 3√2। ओके, तो ये वैल्यू कहाँ लिखी है आपकी? 3 + 6√2 बटा 6 + 3√2, 3 + 6√2 बटा 6 + 3√2। आपका आंसर क्या है? बी। तो बी वैल्यू आपकी यहाँ से करेक्ट हो जाती है। कितने लोगों को बात समझ में आई? यस, ओके, क्लियर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। आपको सेंटर और रेडियस निकालना है इसका। ये क्या है? एक सर्कल है, x² + y² -6x -4y -12 = 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, बट पहले सर्कल समझो, सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो देखिएगा, सर्कल क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये मेरा सर्कल है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारे सर्कल का रेडियस हो गया, इसको बोलते हैं आर, यानी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। तो सर्कल पे अगर मैं कोई, देखो यहाँ बिंदु लेता हूँ, ये मतलब मेरा सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का मेरा सेंटर है। तो सर्कल की इक्वेशन कई तरीके से लिखी जाती है। अगर ये 0,0 हो, मान लिया ये रेडियस आर है, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट एक्स और वाई है, तो जब भी आप गौर से देखें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा x² + y² = a², मतलब r²। तो ये हमारी उस सर्कल की इक्वेशन है, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 हो, यानी जिसका केंद्र हमारा 0,0 हो, और जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस, जिसकी त्रिज्या, रेडियस यहाँ पर लिख रहा हूं, जिसकी रेडियस यानी हम बात कर रहे हैं त्रिज्या की, जिसकी त्रिज्या हमारी यानी रेडियस कितनी हो? r। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं सर्कल के, क्योंकि ये तो आप कहोगे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ x² + y² थोड़े ना है, यहाँ तो x और y भी मौजूद है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको समझते हैं। इसके लिए सर्कल की एक दूसरी इक्वेशन समझनी पड़ेगी हमें, जिसमें सर्कल का सेंटर हम 0,0 अब नहीं रखेंगे। तो हम कहेंगे देखो मेरे पास एक सर्कल है कुछ इस तरह से, और इस सर्कल का हम सेंटर बोलते हैं लेट से h, k। क्या बोला हमने? h, k। सर्कल का हमने सेंटर मान लिया है h, k। ओके, सो h, k अगर हमने सेंटर माना, और ये पॉइंट हमने बोला वही कि ये पॉइंट है हमारा x, y। आप कहोगे इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो देखो क्या बनेगा ये सर्कल की इक्वेशन। यहाँ पर वैल्यू मैंने लिखी है r, यहाँ पर वैल्यू मैंने लिखी है r। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल? तो आप कहोगे यहाँ पर कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बनेगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये वैल्यू हो गई। मैं इसको खोल दूं तो ये बनेगा x² प्लस y² प्लस माइनस लिखते हैं इसको 2hx माइनस 2gy प्लस h² प्लस k², ये तो बनेगा इक्वल्स टू r²। ऐसा मिलेगा इक्वेशन।
2hx माइनस 2ky होगा। सॉरी, इसको करेक्ट करते हैं, इसको माइनस 2ky लिखेंगे। वैल्यू हो गई आपकी माइनस 2ky। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, कुछ ऐसा इक्वेशन आपको बनेगा। ठीक है, तो इसको करते क्या है, फिर इसकी जो जनरल इक्वेशन बनती है उसमें एक चेंज करते हैं कि जो h है इसको माइनस जी के बराबर लिखते हैं, और जो एक के है ये माइनस एफ बोल देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ प्लस में चीजें दिखें, तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बना। अब इस टर्म को ना मैं बोल देता हूं कि ये हमारा सी है, कांस्टेंट सी, राइट। इसको हम बोलते हैं कि हमारा कांस्टेंट सी है। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका सी के बराबर हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक? यस। तो अगर मैं इस तरह से इसको लिखूं तो आप कुछ चीजें देख सकते हो कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी है। तो यहां से हमें मिलेगा आर स्क्वायर की वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो ये कंपैरिजन है। मैं एक सवाल कराता हूं सर्कल का, तो देखिएगा गौर से, यहाँ पर जो इक्वेशन दी है अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलने वाली है। ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बोलेंगे सी। देखो यहाँ पर जो एक्स और वाई के टर्म को छोड़ के बचा उसको हमने सी बोला लेफ्ट हैंड साइड में। इसको अगर आप कंपेयर करोगे 2gx से, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, f की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, आई, ये c है। तो सेंटर की अगर बात करेंगे तो सेंटर हमारा होता है -g -f। -g हमारा हो गया और -f हो गया। -g की वैल्यू है 3, -f की वैल्यू हमारी क्या है 2, 3,2, ये सेंटर हो गया। अब 3,2 यहां भी दिया हुआ है, 3,2 यहां भी दिया हुआ है, रेडियस निकालना पड़ेगा, नजदीक भी है। आपको ये भी मैंने बताया अभी कि रेडियस अगर कैलकुलेट करना हो तो रेडियस ऐसे लिखते हैं हम, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। स्क्वायर रूट में जाएंगे, जी स्क्वायर की वैल्यू आई 3×3 9, एफ स्क्वायर की वैल्यू आई 4, और माइनस सी हो गया माइनस ऑफ -12, 9 4 13 12 कितना हो गया 25, 25 मेरा आंसर हो गया। बट इसका स्क्वायर रूट भी लेना है तो आंसर वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो रेडियस आपका कितना हो गया 5 के बराबर हो गया। रेडियस केम टू बी इक्वल टू 5, तो आंसर हमारा क्या हो गया A। ठीक, कितने लोगों को समझ में आया ये बात? तो ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की, राइट। सर्कल की जनरल इक्वेशन है। ये ध्यान रखना है कि सर्कल की जनरल इक्वेशन को हम ऐसे पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, जहां पर सी की वैल्यू ये होती है। और इससे अगर हमें आर निकालना हो, अगर हमें सी की वैल्यू इसके बराबर होती है, तो आर की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो खाली, तो आर की वैल्यू ये होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और इस फॉर्मेट में हमारा सेंटर -g और -f होता है। ठीक, सो देखिए अभी मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने थोड़ा सा, कई बच्चे हैं जो नए हैं जिन्होंने इसको रिवाइज नहीं किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो पहला काम आप ये करो कि जो मेरे पहले के 2 लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करो। और ये आज छोटा सा बस सर्कल के बारे में थोड़ी सी बात करी है, इसको तो समझ ही लिया होगा। आपने नहीं समझा तो 2 क्लास देखने के बाद फिर से इसको देखना। तो इससे होगा क्या कि जो अभी सवाल बाकी हैं मेरे, अभी लगभग 22 सवाल बाकी हैं, 40 सवाल टोटल कराने हैं इसमें, और भी ज्यादा हैं शायद सवाल। एक मिनट देखते हैं कितने सवाल हैं। आई हैव टोटल, हाँ अभी 22 सवाल और हैं। तो ये 22 सवालों को ना हम एक साथ करते हैं, फिर आप एक बार रिवाइज करके आओ, फिर हम करते हैं। ठीक है, तो एक नई क्लास शेड्यूल करके मैं आपको बुला लूंगा, उसमें ये 22 सवाल एक क्लास में कर डालेंगे। बट पहले आप रिवाइज कर लो। कई बच्चे इन्होंने इसको देखा ही नहीं अभी तक कोऑर्डिनेट, तो पकड़ में नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा। तो एक बार आप रिवाइज करो। तो अभी कुछ नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको, रिफ्लेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है वो बताना है, वो सब मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आप रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज सारे लोग, ठीक है। और बाकी ये अनअकैडमी के ऑफर का लाभ उठाए, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जामों कोड यूज करके आपको डिस्काउंट वगैरह जो भी एप्लीकेबल है मिलेगा। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मौज करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन। ठीक है, चलो अगली क्लास की जानकारी आपको मिल जाएगी। ख्याल रखिए अपना। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।